हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम रीट एसएसटी में एसएस के टीचिंग मेथड पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक इसका कंप्लीट कर लिया है। पहला टॉपिक था सामाजिक अध्ययन की संकल्पना और प्रकृति, और दूसरा टॉपिक था कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और विमर्श, जिसके अंतर्गत अब आता है इसमें शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां क्या होती हैं? शिक्षण विधि शिक्षण का एक साधन होती है, जिसके द्वारा शिक्षक क्या करता है, अपने शिक्षण कार्य को अधिगम की दृष्टि से अधिक प्रभावशाली और रोचक बनाता है, जिससे छात्रों में शिक्षण के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उनका ध्यान केंद्रित रहता है उस टॉपिक के प्रति। तो याद रखिएगा, शिक्षण विधि शिक्षण का एक साधन है, जिसके द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को अधिगम की दृष्टि से अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाता है। अब अपन देखते हैं इसकी परिभाषाएं। मुदालिर शिक्षा आयोग जो है, उन्होंने शिक्षण विधि की परिभाषा दी है कि शिक्षण विधि चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, शिक्षण तथा छात्रों में अवयवी ढंग से घनिष्ठता स्थापित करती हैं। ये परिभाषा आप याद रखिएगा। मुदालिर शिक्षा आयोग ने परिभाषा दी है कि शिक्षण विधि चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो छात्रों शिक्षण तथा छात्रों में अवयवी ढंग से घनिष्ठता स्थापित करती हैं। फिर इसके बाद बाइनिंग ने परिभाषा दी है शिक्षण विधियों की, कि शिक्षण विधि जो है ये शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। बाइनिंग की परिभाषा है शिक्षण विधि के बारे में कि शिक्षण विधि जो है शैक्षिक प्रक्रिया का एक गतिशील कार्य है। किसने कहा है? बाइनिंग ने कहा है। फिर इसके बाद अगली परिभाषा आती है एस के कोचर की। एस के कोचर ने कहा है कि जिस प्रकार से एक सैनिक को सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक को भी सभी विधियों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ये उसके विवेक और बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है कि वो कौन सी विधि कब कौन से समय अपनाएगा। इंपॉर्टेंट परिभाषा याद रखिएगा एस के कोचर की, कि जिस प्रकार से एक सैनिक को सभी प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान रहता है, उसी प्रकार एक शिक्षक को भी क्या रहना चाहिए, सभी शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, और ये उसके शिक्षक के बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है कि वो कौन से समय कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग करेगा या अपनाएगा। फिर इसके बाद परिभाषा आती है सरोज सक्सेना की। सरोज सक्सेना ने कहा है कि शिक्षण विधि जो है वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक क्या करता है, अपनी विषय वस्तु को छात्रों तक प्रेषित करता है और वह उसके उद्देश्य पूर्ति में सहयोग करती है। शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी विषय वस्तु को छात्रों को प्रेषित करता है और वो उसके उद्देश्य पूर्ति में सहयोग करती है। किसने कहा है? सरोज सक्सेना ने कहा है। फिर आती है जॉन ड्यूवी की परिभाषा। जॉन ड्यूवी ने क्या कहा है कि शिक्षण विधि वो तरीका है जिसके द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित करके निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। ये किसने कहा है? जॉन ड्यूवी ने कहा है कि शिक्षण विधि वो तरीका होता है जिसके द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित करके निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। अब अपन देखते हैं शिक्षण विधि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। शिक्षण विधि वह महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसके सहयोग से शिक्षक के कार्य आगे बढ़ते हैं। शिक्षण विधियों का प्रयोग अगर शिक्षक करेगा तो उसके द्वारा उसका शिक्षण प्रभावशाली और रोचक बनेगा, जिसके द्वारा छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न होगी और वो अपने अधिगम से जुड़े रहेंगे। शिक्षण विधि का कार्य क्या है? शिक्षण को गतिमान बनाना और उसमें विद्यार्थियों की रुचि पैदा करना है। शिक्षण विधि के द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। शिक्षण विधि के द्वारा उद्देश्य की पूर्ति होती है। शिक्षण विधि का उपयोग स्वयं के विवेक से करना चाहिए कि कुछ समय कौन सी विधि उपयोग में लेनी है, ये स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है। वही शिक्षण विधि अच्छी होती है जो कि छात्रों में सीखने के लिए रुचि या प्रेरणा उत्पन्न करती है। उत्तम शैक्षणिक विधि में क्या होते हैं? गुण, स्पष्टता और निश्चितता होती है। अच्छी जो विधि होती है वो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल होती है। अच्छी शिक्षण विधि छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है। अच्छी शिक्षण विधि सीखने की प्रकृति तथा शिक्षा दर्शन से संबंधित होती है। और अच्छी शिक्षण विधि में निम्न 7 तत्व होते हैं, याद रखिएगा। जो अच्छी शिक्षण विधि है उसमें क्या क्या होगा? प्रदर्शन, बातचीत करने का ढंग, चित्र, भाग, लेखन, पाठक और निर्देशन, इन सभी बातों का ध्यान उसमें शिक्षण विधि में रखा जाएगा। तो ये 7 तत्व अच्छी विधि में उल्लेखनीय होते हैं। फिर इसके बाद अपन सबसे पहली विधि के बारे में बात करते हैं, प्रायोजना विधि, जिसे प्रोजेक्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन आता है इसका, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। प्रायोजना विधि के प्रवर्तक कौन है? तो किलपैट्रिक हैं। अपन इसमें विस्तार से पढ़ेंगे इसको, प्रायोजना विधि को। इसके चरण कौन कौन से हैं, इसकी परिभाषा किन किन विद्वानों ने दी है, इसमें क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या इसमें दोष होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रायोजना विधि, जिसे प्रोजेक्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। जिस विधि से छात्र किसी भी शैक्षणिक समस्या का हल स्वाभाविक परिस्थिति में खोजने का प्रयास करता है और तर्क द्वारा जानकारी प्राप्त करता है और उस ज्ञान के आधार पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करके समस्या का समाधान करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं।
कि बालक जो है जिस विधि का प्रयोग कर रहा है अपनी शैक्षणिक समस्याओं को हल करने के लिए, और उसमें क्या क्या करेगा, वो अपनी स्वाभाविक परिस्थिति में उस समस्या को खोजने का, समाधान खोजने का प्रयास करेगा और उसके ज्ञान के आधार पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करके उस समस्या का समाधान खोजेगा। उसे क्या कहेंगे, प्रोजेक्ट मेथड कहेंगे। और ये प्रोजेक्ट मेथड जो है किसकी विचारधारा पर आधारित है, याद रखिएगा, जॉन ड्यूवी की विचारधारा पर प्रायोजना पद्धति आधारित हैं। और इसको विकसित करने का श्रेय किसे जाता है, किलपेट्रिक को जाता है। जन्मदाता कौन है इसके, किलपेट्रिक हैं। और प्रायोजना विधि जो है, याद रखिएगा, किसकी विचारधारा पर आधारित है, जॉन ड्यूवी की विचारधारा पर आधारित है। और जॉन ड्यूवी के प्रयोजनवाद के आधार पर ही इस प्रायोजना विधि का निर्माण किया गया है। याद रखिएगा, प्रयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, प्रयोजनवाद के प्रवर्तक कौन है, जॉन ड्यूवी है। और जॉन ड्यूवी के प्रयोजनवाद के आधार पर ही प्रायोजना विधि का निर्माण किया गया है। प्रयोजना विधि जो है इसका निर्माण विद्यालय के परंपरागत और शुष्क वातावरण को दूर करने के लिए किया गया है, जिसमें छात्रों की क्रियाशीलता, एक्टिविटी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जो प्रोजेक्ट मेथड है इसमें निर्माण कैसे किया गया है, इसका विद्यालय का जो परंपरागत और शुष्क वातावरण होता है उसको दूर करने के लिए प्रयोजना विधि का निर्माण किया गया है, जिसमें किसकी भागीदारी महत्वपूर्ण होती है, इसमें छात्रों की क्रियाशीलता, एक्टिविटी जो है इसमें महत्वपूर्ण स्थान इसको दिया गया है। अब अपन देखते हैं इसकी परिभाषा किस किसने दी है। किलपेट्रिक की परिभाषा आई थी पिछली बार एग्जाम में, आपको पता होगा कि प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे सामाजिक वातावरण में पूरी तन्मयता या संलग्नता के साथ संपन्न किया जाता है। किसने दी है ये परिभाषा, किलपेट्रिक की परिभाषा आई थी 2018 वाली में, कि प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे सामाजिक वातावरण में पूरी तन्मयता या संलग्नता के साथ किया जाता है। किसने कहा है, किलपेट्रिक ने कहा है। फिर आती है दूसरी परिभाषा स्टीवेंसन की। स्टीवेंसन ने कहा है कि प्रायोजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए किया जाता है। याद रखना, किलपेट्रिक ने तो कहा है कि प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है, और स्टीवेंसन क्या कह रहा है कि प्रायोजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए किया जाता है। किसने कहा है, स्टीवेंसन ने। किलपेट्रिक तो कह रहा है कि प्रायोजना क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे सामाजिक वातावरण में पूरी तन्मयता से किया जाता है, जबकि स्टीवेंसन कह रहा है कि प्रायोजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए किया जाता है। अगली परिभाषा आती है बेलार्ड की। बेलार्ड ने कहा है कि प्रायोजना विधि जो है वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश होती है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। यहाँ पर अंश है, अंत नहीं है, अंश है कि प्रायोजना विधि जो है वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश होती है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। किसने कहा है, बेलार्ड ने कहा है। अगली परिभाषा आती है बोसिंग की। जी बोसिंग ने क्या कहा है कि प्रोजेक्ट जो है समस्या मूलक क्रिया की ऐसी इकाई है जो कि विद्यार्थियों द्वारा स्वाभाविक रीति से आयोजित और पूर्ण की जाती है। किसने कहा है, बोसिंग ने कहा है। किलपेट्रिक ने कहा था उद्देश्यपूर्ण कार्य है प्रायोजना, स्टीवेंसन ने कहा था समस्या मूलक कार्य है, बेलार्ड ने कहा था कि वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश है प्रायोजना, और बोसिंग क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट जो है समस्या मूलक क्रिया की ऐसी इकाई है जो कि विद्यार्थियों द्वारा स्वाभाविक रीति से आयोजित और पूर्ण की जाती है, जिसमें अनुभव की पूर्ति के लिए भौतिक साधनों और वस्तुओं का प्रयोग आवश्यक होता है। फिर अगली परिभाषा आती है पार्कर की। पार्कर ने प्रायोजना विधि के बारे में क्या कहा है कि प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। किसने कहा है, पार्कर ने। पार्कर ने कहा है कि प्रोजेक्ट जो होता है ये कार्य की इकाई होती है जिसमें छात्रों को क्या करना होता है, कार्य की योजना और संपन्नता के लिए छात्रों को उत्तरदायी बनाया जाना होता है। कितने कहा है, पार्कर ने कहा है। अगली परिभाषा आती है योकम और सिम्पसन की। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, याद रखिएगा। योकम और सिम्पसन ने कहा है कि प्रोजेक्ट जो है स्वाभाविक वातावरण में किए जाने वाले स्वाभाविक और जीवन तुल्य कार्य की एक बड़ी इकाई होती है जिसमें किसी कार्य को करने या किसी वस्तु को बनाने की समस्या का पूर्ण रूप से समाधान करने का प्रयास किया जाता है। योकम और सिम्पसन ने क्या परिभाषा दी है प्रोजेक्ट प्रणाली की कि प्रोजेक्ट जो है वो स्वाभाविक वातावरण में किए जाने वाले स्वाभाविक और जीवन तुल्य कार्य की एक बड़ी इकाई होती है जिसमें किसी कार्य को करने या किसी वस्तु को बनाने की समस्या का पूर्ण रूप से समाधान करने का प्रयास किया जाता है। किसने कहा, योकम और सिम्पसन ने। अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में आया हुआ है, आप याद रखिएगा इसको। किलपेट्रिक ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ मेथड में 4 प्रकार के प्रोजेक्ट का उल्लेख किया है। यह पुस्तक है किलपेट्रिक की जिसका नाम क्या है, फाउंडेशन ऑफ मेथड।
किलपेट्रिक ने लिखी है ये। इस फाउंडेशन ऑफ मेथड में किलपेट्रिक ने 4 प्रकार के प्रोजेक्ट का उल्लेख किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि किलपेट्रिक ने अपनी पुस्तक में कुल कितने प्रकार के प्रोजेक्ट का उल्लेख किया है, तो टोटल 4 प्रकार के प्रोजेक्ट का उल्लेख किया है, जिसके नाम है रचनात्मक प्रोजेक्ट, दूसरा है रसास्वादनात्मक प्रोजेक्ट, तीसरा है समस्यात्मक प्रोजेक्ट और चौथा है अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किलपेट्रिक द्वारा बताए गए प्रोजेक्ट में से कौन सा नहीं है। याद रखना 4 प्रकार के प्रोजेक्ट बताए हैं, रचनात्मक, रसास्वादनात्मक, समस्यात्मक और अभ्यासात्मक। अब अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था, याद रखिएगा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि थॉमस रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए किस प्रकार की प्रायोजना का प्रतिपादन किया था। याद रखिएगा 2012 में क्वेश्चन आया था, थॉमस रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए उत्पादक प्रकार की प्रायोजना का प्रतिपादन किया था। उत्पादक प्रकार की प्रायोजना का प्रतिपादन माध्यमिक विद्यालयों के लिए करने वाले कौन हैं, तो वो हैं थॉमस रिस्क, जिन्होंने प्रायोजना का उत्पादक प्रकार प्रतिपादित किया था। कौन से विद्यालयों के लिए, माध्यमिक विद्यालयों के लिए। अब अपन बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि में जीवन से संबंधित समस्याओं का वास्तविक रूप में चयन किया जाता है। जैसा आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्रोजेक्ट विधि में कौन सी समस्याओं का चयन किया जाता है, जीवन से संबंधित समस्याओं का, यथार्थ समस्याओं का चयन किया जाता है और समस्याओं के लिए योजना तैयार की जाती है, जिसमें छात्र अपनी समस्या ढूंढने के लिए क्रियाएं करते हैं और उन क्रियाओं को अच्छी तरह पूरा करने के लिए वे अनेक सूचनाएं एकत्रित करते हैं। छात्र को जो विषय ज्ञान होता है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है, अनुभव और क्रियाओं के द्वारा छात्र को प्रोजेक्ट प्रणाली में विषय ज्ञान प्राप्त होता है। प्रोजेक्ट प्रणाली में जो अध्यापक का स्थान होता है वो गौण होता है। याद रखिएगा, गौण होता है अध्यापक का स्थान प्रोजेक्ट प्रणाली में, और अध्यापक का कार्य केवल क्या होता है, कार्य निर्देशन देना होता है। प्रोजेक्ट विधि में बालक को क्रियाशील बनाए रखने की सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस विधि में बालक को एक्टिव रखने की या क्रियाशील बनाए रखने की सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं, तो प्रोजेक्ट मेथड में। अब अपन बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि में कुल कितने सोपान या चरण होते हैं। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट विधि में कुल 6 सोपान या चरण होते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट के लिए वातावरण का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले वातावरण का निर्माण करेंगे, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट या योजना का निर्माण या योजना का चयन करेंगे, फिर उस योजना का नियोजन अर्थात योजना बनाएंगे, फिर उस योजना का एग्जीक्यूशन अर्थात क्रियान्वयन करेंगे, फिर उस योजना का मूल्यांकन करेंगे और अंत में छठा चरण आएगा, उस योजना का लेखा जोखा या रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो प्रोजेक्ट विधि में कुल 6 चरण या सोपान होते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले वातावरण का निर्माण, फिर योजना का निर्माण या चयन, फिर योजना बनाई जाएगी, फिर योजना का एग्जीक्यूशन होगा, फिर मूल्यांकन और उसका लेखा जोखा अंत में रखा जाएगा। अब अपन बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि के बुनियादी सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो प्रोजेक्ट में कुल 6 सिद्धांत, बुनियादी सिद्धांत होते हैं प्रोजेक्ट प्रणाली में। पहला आता है उद्देश्य का सिद्धांत, जिस उद्देश्य के लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसमें कितनी क्रियाशीलता है छात्र की। दूसरा होगा क्रियाशीलता का सिद्धांत, स्वतंत्र वातावरण का सिद्धांत, फिर आएगा उपयोगिता का सिद्धांत, फिर होगा अनुभवशीलता का सिद्धांत और फिर होगा वास्तविकता का सिद्धांत। तो ये प्रोजेक्ट विधि के कुल 6 बुनियादी सिद्धांत आप याद रखिएगा। उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, स्वतंत्र वातावरण का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, अनुभवशीलता का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत। फिर अपन बात करते हैं प्रयोजन विधि में क्या क्या गुण होते हैं। तो प्रयोजन विधि जो है ये मनोवैज्ञानिक विधि है। याद रखिएगा, ये एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक विधि है जिससे समय और शक्ति की बचत होती है। इसमें विद्यार्थियों को इसमें स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वे स्वयं को क्रियाशील रखते हुए सीखें। श्रम की महानता, श्रम को महत्व दिया गया है इसमें। पुस्तकीय शिक्षण जो है इसके दोषों से ये सर्वथा मुक्त प्रणाली है प्रायोजना पद्धति। सामाजिक समायोजन का इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है प्रायोजना विधि में। जीवन की यथार्थ परिस्थितियों में शिक्षा दी जाती है, वास्तविक परिस्थितियों से विद्यार्थी को रिलेट किया जाता है इसमें। छात्र शिक्षक का आपसी संबंध मजबूत होता है प्रायोजना विधि से, और ये छात्र जो हैं अपने स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं प्रायोजना विधि में। तो कुल 9 प्रकार की ये इसके गुण हैं। 10वां गुण होगा इसका ज्ञान प्राप्ति का स्रोत है प्रायोजना विधि। अब अपन देखते हैं इसकी सीमाएं या दोष क्या क्या हैं। विषय सामग्री की अव्यवस्था, प्रयोजन विधि में जो विषय सामग्री होती है वो अपन नॉर्मली चूज नहीं कर पाते हैं, विषय सामग्री की अव्यवस्था रहती है इसमें। अधिक व्यय होता है प्रायोजना विधि पर और अध्यापक पर ज़्यादा निर्भर होती है प्रायोजना प्रणाली, और प्रायोजना विधि से पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में कठिनाई आती हैं और जिससे असंतुलित शिक्षण होता है। तो प्रायोजना विधि के ये दोष हैं और ये आपकी प्रायोजना विधि पूरी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मैटर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अपन पढ़ेंगे समस्या समाधान विधि। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।